नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के आज बिहार पहुंचते ही सियासी तहलका मच गया, कहें तो बवाल मच गया। दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों जगहों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज संयुक्त चुनावी सभाएं थीं, जिनमें राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार इन सब की रणनीति की जमकर धज्जियां उड़ाई। नोटबंदी से जीएसटी, अंबानी की शादी से छठ पूजा और वोट चोरी से लेकर एसआईआर तक शायद ही कोई मुद्दा बचा हो जिस पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को न घेरा हो। हालांकि बीजेपी ने हमेशा की तरह राहुल गांधी की चुनिंदा बातों को काट छांट कर, उठाकर उन्हें गलत संदर्भों में पेश करने की जो आदत है उसके साथ बीजेपी ने पेश कर दिया और फिर बात राहुल गांधी के खानदान तक जा पहुंची। जी हां, आज बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नाचने वाले खानदान का बता दिया और यह भी कहा कि राहुल गांधी क्या हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। यह तो खुद उन्हें नहीं पता, यानी राहुल गांधी को नहीं पता कि वो क्या हैं। इसी तरह की बातें सुधांशु त्रिवेदी ने कही और बाकी बीजेपी के नेताओं ने भी कही। तमाम नेता, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या ऐसे बाइट देकर, दरअसल बीजेपी का तिल मिलाना जायज था। दोस्तों, बिहार जाकर कभी सर्जिकल स्ट्राइक और कभी आतंकवादियों के खात्मे की बात करना, खात्मे की कहानी सुनाना या विकास की बड़ी बड़ी बातें करके मोदी और अमित शाह बिहार की जनता को अपने पाले में करना चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने आते ही मुद्दों की बात की और बता दिया कि मोदी कैसे अंबानी और अडानी का साथ दे रहे हैं, जबकि उन्हें किसानों और बेरोजगारों का साथ देना चाहिए। लेकिन मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का यह बयान, जिसमें उन्होंने छठ पूजा को लेकर भी मोदी पर निशाना साधा। लेकिन यह बात नागवार गुजरी बीजेपी को और बीजेपी के लोग जो हैं वो तिल मिला गए। पहले सुनिए राहुल गांधी को, सुनिए जरा। कर रहे हैं कि भैया देखो, मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है और
हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिलेगी, जैसे पहले होता था। तो जैसे पहले होता था, यानी हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बिहार में बने, नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जिक्र इन्होंने किया राहुल गांधी ने। आज राहुल गांधी ने इस बयान को कुछ घंटों पहले ही दिया था और इस समय पूरी बीजेपी इसी का जवाब देने में जुटी हुई है। जाहिर है कि राहुल गांधी ने जो नाचने वाली बात कह दी, यह नागवार गुजर गई नरेंद्र मोदी की टीम को, उनके कुनबे को। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोट की खातिर आप कहेंगे कि आइए नरेंद्र मोदी जी यहां नाच लीजिए, तो नाचने के लिए तैयार हैं, डांस भी कर देंगे, लेकिन वोट की खातिर, और इसके बाद चुनाव बीत जाएगा तो नरेंद्र मोदी यहां दिखाई भी नहीं देंगे। जाहिर है राहुल गांधी ने बिल्कुल सही जगह पर चोट की है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी आज लोगों को याद दिलाया कि केंद्र में मोदी के 11 साल और राज्य में नीतीश कुमार के 20 साल के बावजूद दोनों ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने। आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है, तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बोले एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं, लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। एक मौका दीजिए, यहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं और उधर राहुल गांधी अपनी बात कर रहे हैं, और दोनों मिलकर, दोनों की जुगलबंदी यहां पर सीधे वहां की जनता, वहां के मतदाताओं को रिझाने में कामयाब साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आप देखिए तो बिहार में सब कुछ महागठबंधन के फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन ने, यानी इंडिया गठबंधन ने सबसे पहले अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा की, इसके बाद डिप्टी सीएम की भी उसी दिन घोषणा की। घोषणा पत्र सबसे पहले लेके आ गए, जिसे तेजस्वी
पत्र कहा गया या संकल्प पत्र 2025, और उसके बाद आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक नहीं बल्कि दो जनसभाओं को साथ साथ संबोधित करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने जहां सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कहीं भी किसी भी राज्य में जाते हैं आप तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी जीतती नहीं है तो फिर लोकल नेता का नाम आ जाता है या केंद्र में बैठी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनका नाम आ जाता है। नरेंद्र मोदी किनारे हो जाते हैं। बिहार में इसी बात को सीधा सीधा समझते हुए राहुल गांधी ने सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर आज किया है। उनके दोनों भाषणों को अगर गौर से देखें तो सबसे ज्यादा हमला नरेंद्र मोदी पर था। उनकी जो बातें हैं और किस ढंग से चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं नरेंद्र मोदी, उसी को यहां ओपन करने की, उसी का खुलासा करने की कोशिश राहुल गांधी ने की। आज राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर से अब भागने लगे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उसका जिक्र भी किया और बता दिया कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या किया था और अब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने 50 बार कहा कि उसने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, लेकिन मोदी जी के मुंह से चूं तक नहीं निकला। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता, जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। मुंह पे अगर जो नहीं कह सकता है वो बिहार में कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता, दम नहीं है। तो यहां सीधे चैलेंज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए चैलेंज कर रहे हैं सीधा सीधा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कि इसी मैदान में, इसी बिहार के चुनावी मैदान में आइए और कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। और इतना ही नहीं, यहां से भी आगे बढ़ते हुए, 2 कदम आगे बढ़ते हुए अदानी और अंबानी पर भी आए राहुल गांधी। और अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी के औजार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी के हैं। यानी सीधा हमला यहां भी नरेंद्र मोदी पर। सुनिए जरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए
कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं, जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये और तो सब कुछ उनके लिए, यानी उनके औजार की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और वो प्रधानमंत्री आपके नहीं बल्कि उनके हैं। ये बात यहां कह रहे थे। सीधा हमला बोलते हुए यहां राहुल गांधी आज सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए, चाहे छठ पूजा के लिए दिल्ली में उनके लिए स्पेशल घाट का निर्माण किया गया हो, या उधर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों डरते हैं से लेकर अदानी की शादी में जाते हैं लेकिन मैं नहीं गया, और ये सारी बातें करते हुए यहां सीधा सीधा बताने की कोशिश कि जिस नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप वोट डालने जाते हैं वो नरेंद्र मोदी कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका एक चेहरा कुछ और दूसरा चेहरा कुछ और है। इस बात को यहां पर साबित करते हुए नजर आए राहुल गांधी। बहुत ही तल्ख लहजे में और बहुत एग्रेसिव मूड में यहां दिखाई दिए राहुल गांधी। और दूसरी तरफ वोट मांगते हुए और एक मौका हमें दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे, ये बात भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इनके साथ साथ मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता और दीपंकर भट्टाचार्य सब कहते हुए नजर आए। बिहार का चुनाव बिल्कुल परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस तरह राहुल गांधी के बिहार आते ही बिहार में मचा है बवाल, और उसमें कैसे घिर गई है बीजेपी, कैसे बीजेपी में मच गया है हाहाकार। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फर्रा शाकिब जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। फर्रा शाकिब जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, दोनों सभाओं में क्या खबर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आप भी हैं, ग्राउंड जीरो पे हमारे साथी प्रेम कुमार जी भी हैं, अभी ट्रेवल कर रहे हैं, कार में हैं, उनके पास भी आता हूं। शाकिब जी, क्या प्रतिक्रिया है इन दोनों जगहों से? दरभंगा और वो एरिया बीजेपी का एरिया माना जाता है, गढ़ माना जाता है, नॉर्थ बिहार का वो एरिया, क्या वहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपना प्रभाव छोड़ने में आज कामयाब हुए? दूसरी बात, मुजफ्फरपुर आए तो वहां भी यही हाल, और वहां के अभी भाषण सुन रहे थे आप, दोनों जगहों के भाषणों के अंश को अभी हम ऑलरेडी सुना चुके हैं, कुछ कुछ पार्ट को, और उसमें भी राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी जो नीतीश कुमार से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना, और उसके बाद बिलबिलाकर बीजेपी के लोग निकल आए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए राजीव भाई, इस बात में अब कोई संदेह बचा नहीं रह गया है कि अशोक गहलोत साहब ने जो उस दिन 23 तारीख को घोषणा की, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की जो घोषणा महागठबंधन की तरफ से की गई, राजनीतिक गलियारों में कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि ये घोषणा महज अशोक गहलोत साहब के मुंह से करवाई गई है। इसके पीछे की पूरी रणनीति जो है नीतीश और लालू जी की संयुक्त रणनीति, और आज वो दिखा, तेजस्वी के भाषण में भी दिखा और राहुल गांधी के संबोधनों में भी दिखा। ना तेजस्वी ने डायरेक्टली नीतीश जी का नाम लिया, उन पर कोई अटैक किया, उनकी कोई कटु आलोचना की, और राहुल गांधी जी ने तो बिल्कुल नाम तक नहीं लिया नीतीश जी का। उनका जो भी भाषण था, जो भी उनकी आलोचना थी, मतलब अपनी योजनाओं के अलावा उन्होंने जो आलोचना की वो नरेंद्र मोदी की थी। और बिहार बीजेपी के भी किसी नेता को उन्होंने नहीं टारगेट किया। सम्राट चौधरी का नाम नहीं लिया, मंगल पांडे का नाम नहीं लिया, कोई स्थानीय नेता, किसी भी स्थानीय नेता का उन्होंने नाम नहीं लिया, नरेंद्र मोदी को उन्होंने टारगेट किया। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो महागठबंधन ने पहले ही बना दिया है। 23 तारीख को भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके, और ये दबाव बनाने की, और उसी दिन आपको याद होगा कि अशोक गहलोत साहब ने पीसी में कहा था कि हम ये मांग करते हैं एनडीए की तरफ से कि आप अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कीजिए, और आज तक वो नहीं हुआ है। दूसरे, उनका साझा संकल्प पत्र भी आ गया, जिसको तेजस्वी का प्रण पत्र हम लोग उसको नाम दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, एनडीए में जहां सब कुछ एकदम गुडी गुडी चल रहा था शुरू में, और इधर जो हम लोग कह रहे थे कि रायता फैल रहा है,
उधर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए, उनको भी दिल्ली बुला के मना लिया गया। मांझी जी जो है वो कविताएं के माध्यम से लिख रहे थे, हो न्याय अगर तो आधा दो, उनको भी मैनेज कर लिया गया, आधा क्या एक चौथाई भी नहीं दी गई। तो ये सब चीजें हो गई उधर, तो लोग ऐसे मीडिया ने ऐसे पोर्ट्रे करना शुरू किया कि एकदम सब कुछ ऑल इज वेल है, और इधर महागठबंधन में रायता फैला हुआ है। अब आप देखिए, जब मेन टाइम आया है, जब चुनाव का पीक टाइम आया है, तो महागठबंधन एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहा है और सकारात्मक रूप से बढ़ा रहा है। उसकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो गया, उनका साझा मैनिफेस्टो जारी हो गया, उनकी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तमाम नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर आपको दिखाई दिए, आईपी गुप्ता से लेकर मुकेश सहनी से लेकर लेफ्ट के तमाम नेता, अशोक गहलोत साहब, तेजस्वी, सब लोग बैठे थे। दूसरी तरफ जब अभी हम और आप बात कर रहे हैं 29 तारीख को शाम को 7:30 बजे, अभी तक एनडीए की कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, और खबर बस ये है कि कल उनका कोई घोषणा पत्र आएगा, पीसी होगी, इसकी कोई वो नहीं है, मतलब इसकी चर्चा नहीं है कि उसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे, मांझी जी शामिल होंगे, चिराग पासवान शामिल होंगे, कोई बीजेपी का बड़ा नेता, राष्ट्रीय चेहरा जो है नड्डा साहब होंगे शामिल, राजनाथ जी शामिल होंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं, सिर्फ घोषणा पत्र आने की चर्चा है। पुख्ता है या नहीं है इसकी पुष्टि अभी भी नहीं हुई है, अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई वो नहीं है। लोग अपना, ये खबर चल रही है कि कल उनका एक वो आ सकता है घोषणा पत्र। और क्या कल मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित हो जाएंगे नीतीश कुमार, ये भी बड़ा सवाल है, और इस पर भी हम सबकी निगाहें बनी रहनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार को कल मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की कल 2 सभाएं हैं, मुजफ्फरपुर में और छपरा में, और नीतीश जी कल मंच साझा नहीं करेंगे उनके साथ, ये खबर पक्की है। आज नीतीश जी ने 7 जगहों पर सभाएं की हैं, हरनौत में भी सभा की है, और उसके बाद कई जगहों पर उनकी सभा हुई है आज। लेकिन कल नीतीश जी नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, उनकी एक अलग सभा हो सकती है, कल का भी उनका कोई शेड्यूल होगा, लेकिन ज्वाइंट रैली वो नहीं करेंगे। जबकि अब तक जो है उन्होंने ज्वाइंट रैलीज की है, चाहे वो चुनाव की घोषणा होने से पहले हो या उस दिन भी जब नरेंद्र मोदी आए तो भी वो साथ में थे। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? हालांकि एक लाइन सब नेता बोल रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी भी बोल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, यही लाइन चल रही है। बस यही लाइन चल रही है, यही संजय झा भी बोल रहे हैं। लेकिन 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश, ये वाला पोस्टर भी चल रहा है। 21 अक्टूबर को भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से यह पोस्टर जारी हुआ है, जबकि जदयू के सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्टर जारी होता है उसमें लिखा होता है 25 से 30 फिर से नीतीश, और एनडीए मतलब भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्टर चला है उसमें लिखा गया है 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश, मतलब नरेंद्र का नाम पहले है। तो क्या नरेंद्र जी यहां डिप्टी सीएम बनने आ रहे हैं, मुकेश सहनी की तरह प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, अमित शाह साहब बैठेंगे वहां पर? तो ये जो चल रहा है इसमें, और ये मैसेज जैसे जैसे डिले हो रहा है, नीतीश जी के कोर वोटर्स में ये मैसेज जा रहा है और पुख्ता तरीके से जा रहा है कि नीतीश जी को इस बार ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। और देर रात तक, डेढ़ बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक नीतीश कुमार के स्वजातीय नेताओं की मीटिंग्स चल रही हैं, विधानसभा वाइज और मंडलीय स्तर पर। रात के अंधेरे में मीटिंग्स हो रही हैं नीतीश कुमार के स्वजातीय लोगों की, समता पार्टी के लोगों की, कि अगर ये लोग घोषणा नहीं करते हैं तो हमको अपने वोटर्स को क्या मैसेज कन्वे करना है। और चिराग की सीटों पर तो बाकायदा ये नारा चल गया है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। चिराग जी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मरोड़ा की सीट आप छोड़ दीजिए क्योंकि वहां उनका जो है वो उनकी प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। बाकी की जो 28 सीटें हैं, जिसमें एक सीट वो भी है जहां मैं अभी इस वक्त हूं, वहां तो ये मैसेज चल रहा है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, ये चल गया है मैसेज। नहीं, इस मैसेज से क्या फायदा, किसको फायदा? चिराग को फायदा होगा? फायदा होगा, ये नीतीश जी का कोर, ये नीतीश जी के कोर वोटर्स को मैसेज दिया गया है कि तीर ही लालटेन है, मतलब आप अपना वोट लालटेन को शिफ्ट करिए। 50 से 55 सीटों पर आरजेडी और जदयू आमने सामने है, मैं आपको बता रहा हूं। ये मैसेज कौन दे रहा है? ये मैसेज नीतीश के लोग दे रहे हैं।
ये समता पार्टी के लोगों के द्वारा ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है जी, बाकायदा। जेडीयू बोलिए, समता पार्टी अब आज की तारीख में नहीं है, जेडीयू। मैं समता पार्टी इसलिए बोल रहा हूं कि जेडीयू वाले संजय झा हैं, ललन सिंह है, समता पार्टी वाले विजेंद्र यादव हैं। जी जी जी, समता पार्टी वाले विजेंद्र यादव हैं। आप देखेंगे इस अभी जब नीतीश जी जो छठ का रिचुअल्स कर रहे हैं परसों शाम का, आप देखें उनके पिछले साल की फोटो उनके सोशल मीडिया हैंडल पर आपको मिल जाएगी, पिछले साल के छठ की, उसके पिछले साल की। अगल बगल संजय झा और ललन सिंह दिखाई देते थे आपको, अशोक चौधरी दिखाई देते थे। अभी जो परसों फोटो जारी हुई है उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, नीतीश जी जो छठ का अर्घ डाल रहे हैं अपने सीएम हाउस में घर की परिवार की महिलाओं के साथ में, उनके ठीक बराबर में मनीष वर्मा खड़े हुए हैं। जेडीयू विद इन जेडीयू चल रहा है राजीव भाई, जेडीयू विद इन जेडीयू क्रिएट हो गई है। एक जेडीयू वो है जो अति पिछड़ा वोटर्स और समता पार्टी के लोगों की है, और समता उनके नेतृत्व मतलब साफ है फर्रा साकिब जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा, फिर दोबारा आते हैं आपके पास। प्रेम कुमार जी हैं साथ में जुड़े हुए, उनके पास भी आता हूं। मतलब साफ है, आप जो बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की घोषणा नहीं होती है तो नीतीश कुमार के ही लोग, जो पुराने लोग हैं, कुछ तो आज के तारीख में जो आप बता भी रहे हैं कि ललन प्रसाद टाइप के लोग जो हैं वो बीजेपी के करीब नजर आते हैं, लेकिन जो समता पार्टी जो बाद में जेडीयू बनी, उस समता पार्टी के और भी लोग हैं जो पुराने नेता हैं, वो आरजेडी की तरफ इन वोटों को तब्दील या उधर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यही आप कह रहे हैं। और ये दो चार दिनों में और पता चल जाएगा। तो एक तो ये नीतीश कुमार को लेकर कैसे भाजपा फंसी हुई है, इसको पूरा का पूरा इसका ब्यौरा दे रहे थे हमारे साथी फर्रा शाकिब जी। आप बने रहिए हमारे साथ, जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, लेकिन मैं फिर से लेके चलना चाहता हूं। शाकिब जी के पास आया था जिस सवाल के साथ, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, बाद में सेकंड राउंड में आऊंगा। मैं राहुल गांधी के इंपैक्ट को समझना चाहता हूं। महीने भर बाद राहुल गांधी का बिहार में आज पदार्पण हुआ। चुनाव से पहले राहुल गांधी वहां मतदाता अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, बहुत ही शानदार यात्रा थी, 1300 किलोमीटर की यात्रा, 16 दिनों की यात्रा, पूरा वहां खंगाल के रख दिया था राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने। उसके बाद एक गैप आया, राहुल विदेश भी गए, आए, हम लोग भी कह रहे थे कि कहां हैं, आज पहुंचे, सीधा हमला और किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा। प्रेम कुमार जी, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको टच ना किया हो राहुल गांधी ने अपने दोनों भाषणों में। क्या इंपैक्ट है, आप चुके हैं ग्राउंड जीरो पे। राजीव जी, राहुल गांधी की अनुपस्थिति की जितनी चर्चा हो रही थी, आज उपस्थिति की भी उतनी बल्कि उससे ज्यादा चर्चा हो रही है। और एक बज जो है पॉलिटिकल सर्कल में क्रिएट हो चुका है। आपने दिखाया भी, बताया भी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है राहुल गांधी पर, उनके बयानों को लेकर के, और खास करके वोट के लिए नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहा जाएगा तो वो नाचेंगे भी, इस बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन आप पूरा भाषण देखेंगे तो राहुल गांधी का आज का भाषण ज्यादा आज बहुत ज्यादा आक्रामक भाषण था और सुगठित भाषण था और सेंट्रिक माने पॉइंट जो उनका था एकदम क्लियर था। उस तरह से उन्होंने भाषण दिए और अपने भाषण में मुद्दों पर बने रहे, संविधान की चर्चा करते रहे और जो रोजगार है उससे जोड़ा। नरेंद्र मोदी को हर स्तर पर विफल बताया, डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर किए, उनके बयानों की चर्चा की, वो सारी चीजें राहुल गांधी के भाषण में आज दिखी। और स्थानीय स्तर पर भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक तरह से अपील की कि ये मुख्यमंत्री है और महागठबंधन का चेहरा है। तो इससे कम से कम जो दुविधा थी कि ये साजिश हो गई, वो हो गया, कांग्रेस डिमोरलाइज है, राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि चाहते थे, तमाम तरह के कयासों को उन्होंने खत्म कर दिया। और
जी तो प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज कट रही है, आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा आप जैसे नजदीक जाते हैं, दोबारा आपके पास आता हूं। इस बीच खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी कल फिर बिहार में हैं। कल 2 सभाओं को कल राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कल नालंदा में राहुल गांधी रहेंगे और उसके बाद राहुल गांधी शेखपुरा जाएंगे। 2 जगह राहुल गांधी कल 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। ये आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी कल नालंदा और शेखपुरा, ये 2 जगहों पर फिर जा रहे हैं। यानी आज जो कुछ राहुल गांधी ने थोड़ा सा हिलाने की कोशिश, उस पॉन्ड को, जिस तालाब की बात राहुल गांधी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, उस तालाब को थोड़ा सा उन्होंने हिलाया है, कंकर मारा है, सिर्फ कंकर मारा है। अभी उसमें पत्थर मारने की कोशिश करेंगे कल, क्यों ऐसे भी नालंदा में पत्थर बहुत हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, पुराना और दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। जीर्णोद्धार किया गया वहां पर, लेकिन एक अलग ही परिस्थितियां भी हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की चर्चा आज होनी चाहिए, स्पेशली होनी चाहिए। और कैसे वहां बवाल मच गया है और क्यों बीजेपी में हाहाकार है, क्यों बीजेपी के लोग परेशान हो गए, ये डांस वाली बात को इतना दिल से क्यों लगा बैठी बीजेपी, प्रशांत टंडन जी? देखिए, छठ के बाद आज बिहार के चुनाव माहौल में गर्मी आ गई और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा जो रैलियां हुई हैं 2, और उसमें भी बहुत स्पष्ट संदेश गया है। देखिए, जो एक रैली हुई है वो वीआईपी के कैंडिडेट के लिए हुई है और दूसरी रैली जिसमें तेजस्वी यादव भी थे वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए हुई है। तो ये गठबंधन की रैलियां हुई हैं और कल तेजस्वी प्रण सामने आ गया, जो मैनिफेस्टो इसका नाम रखा गया तेजस्वी के नाम पे। 2 बातें मैं करूंगा कि एक, जो आज का राहुल गांधी तेजस्वी यादव की रैली का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बिहार के चुनाव के प्रचार में आगे का एजेंडा क्या सेट हुआ है, और दूसरा नीतीश कुमार, कैसे बीजेपी नीतीश कुमार के मामले को लेकर फंसी हुई है। पहले बात की तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैलियों की। देखिए, आज उन्होंने जो घोषणा पत्र था उसको लगभग सब चीजें उन्होंने एड्रेस की, तेजस्वी ने भी, राहुल गांधी ने भी। और जो बिहार की जनता को संदेश देना चाहिए कि हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या करने जा रहे हैं, जो बिहार की जनता जिससे दुखी है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का मामला हो, वो सारे मुद्दे एड्रेस किए गए। एक बात जिसकी चर्चा आपने भी की कि उन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत आलोचना नहीं की है। मैं उस बात पे भी आऊंगा कि बीजेपी और की रणनीति जिसके बारे में क्या, और इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की रणनीति नीतीश कुमार के बारे में क्या, क्योंकि नीतीश कुमार सेंट्रल स्टेज में है इस वक्त। लेकिन आज की रैली में और खासकर राहुल गांधी का जो डांस वाला मामला है, जुमला है या कथन है कि आपके सामने वो डांस भी करेंगे, उसके साथ साथ वो एक बात और कह रहे हैं कि वो अंबानी की शादी में जाते हैं। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है बिहार की जनता को कि, और वो नरेंद्र मोदी पे साइकोलॉजिकल हमला है और उस साइकोलॉजिकल हमले का असर भी दिखाई दे रहा है कि तमाम बीजेपी के नेता जो है वो निकल कर आ गए और तमाम अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया। तो ये प्रतिक्रिया बता रही है कि वो जो तीर है वो निशाने पे लगा है और एक साइकोलॉजिकल हमला शुरुआत में ही राहुल गांधी ने आज कर दिया। दुखती नस उनकी ट्रम्प है, उस पर भी हाथ रख दिया। दुखती नस उनकी जो फिल्टर वाटर का तालाब बना मोदी जी के लिए दिल्ली में, वो फिल्टर वाटर के तालाब का मामला भी उठा दिया छठ की पूजा के, जहां मोदी जी गए नहीं। ये सारे मुद्दे उठाकर एक बड़ा संदेश जो आज गया है, देखिए वो संदेश क्या गया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 15 दिन तक वोट अधिकार यात्रा पे निकले और एक स्पष्ट संदेश गया। बीच में गैप आया, उस गैप में कुछ सीट शेयरिंग के मामले को लेकर दोनों पार्टियों में कटुता भी दिखाई दी और तमाम तरीके की विमर्श एनालिसिस सामने आई। आज उन सब पे पानी फिर पर्दा गिर गया। अब दोनों नेता साथ में हैं
और गठबंधन का एक ही मकसद होता है कि वोट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, और निचले तक कार्यकर्ताओं को ये साझा बैठकों से संदेश चला गया। एक संदेश ये भी गया कि वीआईपी पार्टी कैंडिडेट के लिए राहुल तेजस्वी दोनों आए और कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए भी सारे गठबंधन के नेता सामने आए। कल की रैलियों में हो सकता है, अभी मैंने देखा नहीं कि कहाँ कहाँ होंगी, लेकिन वो आरजेडी के कैंडिडेट भी शायद उसमें शामिल हो जिनके जहाँ पे रैलियां होंगी। तो ये गठबंधन का जो साझा प्रचार है वो सामने दिखाई दे रहा है, और उससे मुख्य बात यह है कि वो मुद्दों का एजेंडा सेट हो रहा है और कार्यकर्ता को संदेश दे जा रहा है। आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता स्तर पर गठबंधन हुआ था, जिसका नतीजा सामने दिखाई दिया। अब बात करते हैं बीजेपी की कि बीजेपी के सामने समस्या क्या है। देखिए, बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, और बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का पोस्टर लगा के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और उसके बाद उनको दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, योगी आदित्यनाथ को बना दिया। यही काम महाराष्ट्र में किया गया। पोस्टर लगा एकनाथ शिंदे का और मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस। अब आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य किस समाज से आते थे? बैकवर्ड समाज से आते थे, पिछड़ा समाज से। एकनाथ शिंदे कहां से आते थे? मराठा थे वो। दोनों को किनारे करके एक जगह क्षत्रिय, एक जगह ब्राह्मण बिठा दिया गया। ये बीजेपी की असली पॉलिटिक्स है, और यही बिहार में होगा। बिहार में भी प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे ही चलेगा। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे ये बनाएंगे। अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब नीतीश कुमार पे क्यों अवॉइड कर रहे हैं? आज 3 जगह अमित शाह की बैठकें थी, रैलियां थी, कहीं भी नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री नहीं बताया उन्होंने। बीजेपी के एनडीए के दूसरे नेता बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं। तो जो मीर की गजल का शेर है कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, तो बोले न बोले गुल ही न बोले, बाग तो सारा बोल रहा है जी। तो मोदी और अमित शाह नहीं बोल रहे हैं जी, और बाकी सबसे बुलवाया जा रहा है जी, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि आज भी एनडीए के खेमे में नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता जिनके पास मास सपोर्ट है। महिला वोटर हो, चाहे वो ईबीसी समाज हो, चाहे वो कुर्मी समाज हो, उसका वोट बैंक उनके पास है। वो नीतीश कुमार को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को उनको बनाना भी नहीं है, तो साफ साफ घोषणा भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी फंसी हुई है, और महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार पे अटैक सॉफ्ट रहे इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का बहुत सारा जो समर्थक वर्ग है वो उनको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता है। वो सामाजिक न्याय कंस्टिट्यूंसी वाला वो है। इसकी चर्चा भी फराज साकिब कर रहे थे कि वो जेडीयू में 2 जेडीयू हैं, एक समता पार्टी जेडीयू, एक बीजेपी जेडीयू। तो जो समता पार्टी जेडीयू वाला जो उनका वोट बैंक है, जो असली आधार है, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहेगा, और अगर वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं दिखाई देंगे तो वो शिफ्ट होगा। तो ये अब लेकिन ये घोषणा पहले करनी पड़ेगी। घोषणा अब चूंकि फंसे हुए हैं, बीजेपी फंसी हुई है यहाँ पे, घोषणा पहले करनी पड़ेगी। प्रशांत जी, जी घोषणा करनी पड़ेगी। और ये बात जो फराज साकिब जी बता रहे थे कि बहुत सारी जगहों पे, खासकर चिराग पासवान के कैंडिडेट्स के कंस्टिट्यूंसीज में ये बात चल रही है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। ये ग्राउंड से मैंने भी कई लोगों से सुना है। तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। तीर का मतलब, तीर जो चुनाव चिन्ह है ये जेडीयू का, और लालटेन चुनाव चिन्ह आरजेडी का।
यानी जेडीयू ही आरजेडी है, आरजेडी ही जेडीयू है। और यह बात कहां हो रही है? तो यह बात हो रही है चिराग पासवान के जो 28, अब तो उनके पास 28 हैं, 28 सीटों पे। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर परिस्थितियां बिहार की बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम कुमार जी भी अब आ गए हैं नेटवर्क एरिया में। सुनील शुक्ला जी, कैसे आप देखते हैं आज की इस एंट्री को? राहुल गांधी की बिहार में एंट्री, कल नालंदा जा रहे हैं, शेखपुरा जा रहे हैं राहुल गांधी, कल फिर 2 सभाएं होंगी। लेकिन आज की सभाओं में और उसमें जो भाषण राहुल गांधी ने दिया है, उन भाषणों पे आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। और दूसरी प्रतिक्रिया इसके साथ साथ कि अगर नीतीश बाबू का नाम नहीं घोषित होता है तो फिर बिहार का चुनाव किस दिशा में जाएगा। लेकिन पहले राहुल गांधी। धन्यवाद राजीव जी। आखिर राहुल गांधी की चर्चा लगातार क्यों हो रही थी? ये क्यों कहा जा रहा था कि राहुल गांधी दृश्य से गायब है? क्योंकि राहुल गांधी की आवश्यकता बिहार में है। बड़े उत्कंठा के साथ लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं बिहार में। इसलिए कर रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पूरे एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ जो राजनीतिक विमर्श बना है बिहार में, उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। वजह इसकी मानी जाती है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है और वह किसी कीमत पर बीजेपी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। राहुल गांधी लगातार बने भी रहे हैं। उनकी जो वोटर अधिकार बचाओ यात्रा लगातार हुई बिहार में, वो बिहार छोड़ के गए नहीं। चुनाव की घोषणा के पहले संविधान बचाओ के कई उन्होंने सम्मेलन किए, सभी सम्मेलनों में शिरकत किया, लोगों से संवाद किया। तो लोगों को इंतजार था कि चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी दिखाई पड़े। और अगर इतने व्यापक पैमाने पर राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी तो स्वाभाविक सी बात है कि आज राहुल गांधी जब जनसभाओं में उपस्थित हुए तो उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। और राहुल गांधी की उपस्थिति का क्या असर हुआ, आप उनकी सभाओं के क्लिपिंग्स देख करके देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रिस्पॉन्सिव थे। जो बातें राहुल गांधी ने कही उसको लेकर के लोगों के मन में प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही थी। चाहे अमित शाह के द्वारा यह कहा जाना कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है, और राहुल गांधी का यह हमला कि अगर जमीन उपलब्ध नहीं है तो आपने 1 रुपए पर अडानी को कैसी जमीन दे दिया। बेरोजगारी के सवाल को जो उन्होंने बात की कि आप मॉरिशस में और कहां कई देशों में आप निर्माण कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते? बिहार में आपको रोजगार के अवसर क्यों मिल सकते? नहीं मिल सकते। यानी कि पलायन और रोजगार दोनों मुद्दों को उन्होंने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की जो समय के अनुसार मैंने मतदाताओं को आकर्षित करने की जो घोषणाएं होती हैं उसका भी उन्होंने बड़े प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आज चुनाव है तो प्रधानमंत्री से जो कुछ कहिएगा वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी बात कितना मानेंगे ये बड़ा सवाल है, ये भी उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में या बिहार के लोगों में जो विमर्श का मुद्दा है उसको फिर से सामने लाने की कोशिश की है और लोगों ने उससे प्रतिक्रिया दी है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं जहां पे आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन का असर। कल वो जा रहे हैं नालंदा। नालंदा में केवल 1 सीट जेडीयू के पास, 1 सीट केवल आरजेडी के पास है। 7 में से 6 सीटें एनडीए के पास है, उसमें सर्वाधिक सीटें जेडीयू के पास है। 1 सीट बीजेपी के पास, 1 सीट आरजेडी के पास, बाकी सब जेडीयू के पास। तो उन इलाकों में जहां पे वोटर बचाओ अधिकार यात्रा के दौरान अच्छा खासा समर्थन मिला था, लेकिन 2020 के चुनाव में महागठबंधन को उतनी सफलता नहीं मिली थी, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, वहां की सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और ये नालंदा, राजगीर, तो ऐसे इलाके हैं जो जेडीयू के प्रभाव वाले, नीतीश कुमार जी के व्यक्ति प्रभाव वाले इलाके माने जाते हैं। लेकिन एक राहुल गांधी ने कम से कम पूरे राज्य में एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि चुनाव के मुद्दे हैं क्या, चुनाव किन मुद्दों पर जाकर के चुनाव इस पूरे के पूरे अभियान को ले जाना चाहिए। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो और चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे औद्योगिक विकास का सवाल हो। तो राहुल गांधी को लोग विश्वास पूर्वक लेते हैं। सबसे एक जो महागठबंधन के प्रचार अभियान का जो सबसे मजबूत तत्व है कि राहुल गांधी को लोग विश्वास पूर्वक लेते हैं और राहुल गांधी के उपस्थिति मात्र से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के मतदाता हैं उनमें एकजुटता आती है, उनमें जो बिखराव की आशंका रहती है वो लगभग समाप्त होती है। इसलिए राहुल गांधी की उपस्थिति आवश्यक है।
और राहुल गांधी की लगातार उपस्थिति बिहार के चुनाव को महागठबंधन के पक्ष में ले जाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी दिखाई पड़े। राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों? इसीलिए ये एक राजनीतिक जरूरत है बिहार में। अगर आप बात कीजिए कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं घोषित किए जाते तो उसका असर क्या होगा? सामान्य स्थितियों में बिहार का यह राजनीतिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बड़ी संख्या में एक ऐसा वर्ग है जो जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देता। उसी तरह से यह राजनीतिक तथ्य है कि जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा तबका चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को भी वोट नहीं देती। वजह यह है कि जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का मतदाता यह मानता है, जो कोर वोटर है जो बीजेपी का, वो यह मानता है कि जनता दल यूनाइटेड के कारण बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक ताकत नहीं बन पा रही है बिहार में। वही स्थिति जनता दल यूनाइटेड के मतदाताओं की है। उसका एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि लोजपा के मजबूत होने से जनता दल यूनाइटेड कमजोर होता है। लोजपा जनता दल यूनाइटेड का एक मतदाता वर्ग है जिसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह राजनीतिक सच्चाई है। अब वहां एनडीए को वोट कौन लोग देते हैं? बीजेपी अगर अपने बल पे बिहार में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होती तो वह नीतीश कुमार का सहारा क्यों लेती है? एनडीए की सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार है। वो किसी सामाजिक समीकरण की वजह से नहीं है। उनके साथ एक गवर्नेंस का मुद्दा आता है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने एक अपनी साख बनाई है। ये जरूर है कि उस साख में गिरावट है, उस लोकप्रियता के स्तर में गिरावट आई है और जबरदस्त गिरावट आई है। 2005 के नीतीश कुमार नहीं रह गए, 2010 के नीतीश कुमार नहीं रह गए, 2015 में गिरावट आई, 20 में गिरावट आई, 2025 में और गिरावट आने की आशंका है। वजह इसकी यह मानी जा रही है कि जो उनका गवर्नेंस का मुद्दा था, जो प्रमुख मुद्दे थे, उस पर वह कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई पड़े। तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करता एनडीए, तो जो एक वर्ग है खासतौर से ईबीसी और महादलित, जो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक ताकत बनाई है, उसमें बिखराव की संभावना है। वह बीजेपी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जी, वो नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार को स्वीकार करता चला आ रहा है। जो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है वो नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार से इतर एनडीए में किसी को, वो सम्राट चौधरी को स्वीकार कर लेगा, और गिरिराज सिंह को स्वीकार कर लेगा, और नंद किशोर यादव को स्वीकार कर लेगा, और रविशंकर प्रसाद जी को स्वीकार कर लेगा, संभव नहीं। वो नीतीश कुमार के नाम पर आता है। वो उसको इससे कोई यहां तक के लोग ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो चाहे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हो, वो नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी के साथ समस्या क्या है? अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे तो जो उसका सवर्ण मतदाता है उसमें बिखराव आएगा। और आरजेडी ने बड़े तरीके से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने बड़े तरीके से इस सवर्ण मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश की है। आप पिछले चुनावों को ध्यान दे दीजिए, आरजेडी सवर्ण मतदाताओं को बहुत कम संख्या में सीट देती रही है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2020 के चुनाव में एक भूमिहार उम्मीदवार को टिकट दिया था। इस बार यही आरजेडी करीबन 8 या 10 भूमिहार समाज के लोगों को उसने अपना उम्मीदवार बनाया। तो वह उस वर्ग में भी घुसने की कोशिश कर रही है जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आज कहने का नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कोर मतदाताओं में गिरावट आएगी। या तो वोट देने नहीं जाएगा वो, लेकिन यदि जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देगा। अब उसके सामने स्थिति यही है कि अगर उसको नीतीश कुमार का वोट चाहिए, जो बड़ी संख्या में है, निर्णायक भूमिका उसकी होती है, चुनाव जिताने हराने की स्थिति होती है, उसको लाने के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बनाए या अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस विषय पर मौन रहे। और दोनों में इसको नुकसान है। जनता दल यूनाइटेड का मतदाता अगर बिखराव उसमें होगा तो वह चूंकि सामाजिक न्याय के तहत वो नीतीश कुमार जी के साथ है, इस कारण वो सांप्रदायिकता के कारण, ध्रुवीकरण के कारण, सामाजिक समीकरणों के कारण नीतीश कुमार के साथ नहीं है। वो उनके सामाजिक सशक्तिकरण का जो उनका विषय है, जो उनका एक प्राथमिकता है, उसके कारण उनके साथ है। और अगर वो नीतीश कुमार के साथ छोड़ेगा तो वह उसके महागठबंधन के साथ जाने की संभावना ज्यादा प्रबल है। एक तो कांग्रेस को लेकर के उसकी उपस्थिति, कांग्रेस को लेकर के उसका आकर्षण, और प्लस आरजेडी के कारण उसका जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वह सार्थक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है, करे क्या?
वह अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देती हुई आ रही है कि वह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उनके बड़े बड़े नेता इस बात को कहते रहे और आज इसके सामने स्थिति हुई है कि वह नीतीश अगर अपने मतदाताओं के बिखराव नहीं देखती तो उसके नेता ये बयान क्यों दे रहे होते कि राजीव प्रताप रूडी क्यों बोलते हैं, सम्राट चौधरी अपने इंटरव्यूज में क्यों कहते हैं कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन अमित शाह साहब नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे। तो उनको अब नीतीश कुमार को समर्थकों को बताना भी है और अमित शाह के चुप्पी से अपने मतदाताओं को भी संबोधित करना। अब इस रस्सी पर वो कितनी देर तक चल पाएंगे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है और आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा ढंग से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर एक चुनाव बहुत साफ दिशा में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक बार जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं, फिर रामलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज थोड़ी चली गई थी बीच में, लेकिन प्रेम कुमार जी आवाज आ रही मेरी? प्रेम कुमार जी, सवाल वही है, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी कल फिर हैं बिहार में ही और नालंदा और शेखपुरा में हैं, लेकिन आज राहुल गांधी की एंट्री और इन सब के बीच अब दूसरी साइड राहुल गांधी ने छठ पूजा की तौहीन की, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए नाचने की बात कर दी। ये सब बातें खूब निकल के आ रही है, बिल्कुल बीजेपी के लोग परेशान हो गए हैं। मुद्दा क्या नहीं मिल रहा यहां पर, एक चूंकि आप बिहार में हैं, अगर देखा जाए दोनों पक्षों को, महागठबंधन को और इंडिया गठबंधन और एनडीए को, मुद्दों में यहां पर कोई फर्क दिखाई दे रहा है? कौन मुद्दों में आगे है, पीछे है? और नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों के साथ लड़ना चाहते हैं, जिसमें घुसपैठिए से लेकर तमाम चीजों को लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ यहां समझ में नहीं आ रहा है, शायद ऐसा। और इन सब के बीच वहां की जनता, जनार्दन जो वोटर है, वो क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, मुद्दा बिहार की जनता के सामने स्पष्ट है। रोजगार, जीविका और डेवलपमेंट, ये दोनों मुद्दे हैं। डेवलपमेंट को लोग अपने अपने तरह से देखते हैं, और इसके अलावा अगर बीजेपी की नजरिए से देखें तो जंगल राज बनाम विकास बोल करके भी मुद्दा है, ऐसा नहीं कि वो मुद्दा नहीं है। लेकिन कारगर कौन मुद्दा हो रहा है उसमें हम देखें, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के लिए जो 10,000 रुपए प्लान किया, तो वो मुद्दा चला, और वो मुद्दा चला इस वजह से तेजस्वी यादव ने उससे भी आगे बढ़ करके जीविका दीदी के लिए बड़े ऐलान किए। तो मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा हुआ कि अधिक से अधिक अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ना, या रोजगार के लिए जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो ये देंगे कि नहीं देंगे इस पर बहस होना भी एक तरह से सरकारी नौकरी को मुद्दा बनाना है। जी, का दीदी को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये सारी चीजें है। इसके बाद हम के बारे में कहीं भी कोई भी जाकर एक प्रश्न कर दे तो कोई गाड़ी। जी, आपकी आवाज कट रही है। जो हम ये कह रहे हैं कि राहुल जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी रोक के बात। रोक लेंगे तो ज्यादा बात हो जाएगी, गाड़ी को रोक लेंगे तो बेहतर। मुद्दा जी 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 बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अपने आप में मुद्दा है। इस बात को समझने के लिए ये देखिए, कहीं भी जब बिहार में आप लोगों से चर्चा करते हैं राहुल गांधी को लेके, कि क्या राहुल गांधी के बिहार में आने से, रैली करने से गठबंधन को फायदा होता है? तो इसका जवाब अब 100% लोग बोलते हैं कि फायदा होता है। इवन जो कांग्रेस के नहीं हैं, जो बीजेपी के हैं, उनसे भी पूछिए तो राहुल गांधी के आने से नुकसान हो जाता है, ये बात अब नहीं रही। किसी जमाने में होता था कि राहुल गांधी आएंगे तो आपका वोट कट जाएगा, इस तरह से प्रचारित होता था। आज वो प्रचार नहीं है। तो ये राहुल गांधी का इंतजार भी इसीलिए किया जा रहा था कि कहां है राहुल गांधी, लोग पूछ रहे थे, और बचाव करने वाले लोग सही तरीके से, औचित्यपूर्ण तरीके से, तथ्यपूर्ण तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी आए तो उसके बाद जो उन्होंने मुद्दे उठाए और उन मुद्दे पर जो बहस छिड़ रही है,
बहस किस बात पर हो रही है? भाई मोदी जी के नाचने के सवाल पर बहस हो रही, किस बात पर नाचने की बात हो रही? वोट के लिए कुछ भी करेंगे, यही तो उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी मुद्दा सेट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वही है जो कुछ भी करेंगे, और यही बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं वहां कि ये कुछ भी करेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप से भी वो रिलेट करते हैं, घरेलू राजनीति से भी रिलेट करते हैं, और फिर बताते हैं नरेंद्र मोदी को सामने रख। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों करते हैं बिहार में, ये बात आती है। तो दरअसल नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर एनडीए वोट मांगता है, नीतीश कुमार के भी चेहरे पर वोट मांगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी कम से कम, और एनडीए भी बोले तो सकते, वोट मांगता है। तो नरेंद्र मोदी की का वादा कैसे फर्जी है, वो आम जनता के लिए नहीं उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, इस बात को राहुल गांधी के से ज्यादा विश्वसनीय मुखारबिंद किसी का नहीं है। किसी और के मुंह से ये बात ज्यादा विश्वसनीय नहीं लगती जितना राहुल गांधी के मुख से लगती है, इसलिए राहुल गांधी उसको उठाते हैं। एक और बात जो चर्चा हो रही है जी कि नीतीश को लेकर के संभावनाएं बताना कि नीतीश आगे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये सब अब महागठबंधन का के तरफ से चिंता नहीं है कि नीतीश आगे मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये नीतीश कुमार की पार्टी में चिंता हो सकती है। एनडीए की भी चिंता है कि क्या होगा अगर नीतीश को हम सीएम घोषित नहीं करेंगे तो, और ये दबाव है, चिंता भी है, दबाव भी है, जो महागठबंधन के स्टैंड से पैदा हुआ है। आज राहुल गांधी का इंडोर्स करना तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर उस संभावना को खारिज करना है कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकते हैं। और जो ये संभावना उन्होंने खारिज की है, इसी वजह से बीजेपी पर दबाव है कि बोलो कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। तो जिसके 2 महीने होते हैं, इससे पहले चर्चा में आई एक बात, लेकिन 2 महीने होते हैं, इस पर महागठबंधन का कोई टेक नहीं है। महागठबंधन बहुत क्लियर है, राहुल गांधी बहुत क्लियर है, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव, अब कोई नीतीश कुमार नहीं है। इसी लाइन के साथ वो चुनाव में है। चुनाव के बाद की क्या रणनीति होगी उस पर अभी कोई महागठबंधन में चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जनता के बीच बहुत तरह की बातें बहुत तरह से चल रही हैं, और राहुल गांधी के आने से पूरा चुनाव प्रचार जो है, अब देखिए अगला दिन कार्यक्रम नहीं था और कार्यक्रम बन गया। इसका मतलब है कि राहुल गांधी अभी 6 नवंबर तक लगातार बने रहने वाले हैं बिहार में, और 6 नहीं 9 बोलिए, नवंबर तक, 9 नवंबर बोलिए, क्योंकि दूसरा 9 नवंबर 9 जी 9 आखिरी प्रचार का पहला दिन है जी जी। तो ये लगातार अगर राहुल गांधी रह गए तो टीवी की हेडलाइंस भी राहुल गांधी ही रहेंगे, ये भी समझ लीजिए। मीडिया में भी राहुल गांधी ही रहेंगे, आपको काउंटर भी करना पड़ेगा तो राहुल गांधी का ही काउंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें लगता है कि इसी चुनाव प्रचार की जरूरत थी महागठबंधन को, जो शुरू हो चुका है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, यहां पर मुद्दों की बात हो रही है, पहले सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया भी राहुल गांधी की एंट्री पे, और उसके बाद एक बात और समझना चाहता हूं आपके जरिए और आप तमाम साथियों के जरिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से एक परिस्थितियां देश में बदली हैं। राहुल गांधी अब उनकी तरफ मतदाता देखने लगा है उम्मीदों की तरह के रूप में, और उसका फायदा इस पार्टी को इतना मिला कि कम से कम 100 के आंकड़े पे पहुंच गई कांग्रेस पार्टी खुद। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की, और उसके बाद की परिस्थितियां दूसरी थी। वोट चोरी की बात आई और वो उजागर करके रख भी दिया। क्या बिहार में ये सब होते हुए आप देखते हैं सामाजिक न्याय? और आज राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो आज उन्होंने ये दिखाया, ये संविधान, ये आज दिखा रहे थे संविधान राहुल गांधी, इसको नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जरूरी भी है शायद। फर्रा शाकिब जी और प्रेम कुमार जी दोनों ग्राउंड जीरो पे हैं, आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा। इसको नहीं छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये कितना कारगर साबित हो सकता है ये संविधान, ये जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। और राहुल गांधी इसको नहीं छोड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय को नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर जब अगर बिहार की बात करते हैं अमलेंदु जी, तो वहां पे जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस पार्टी है,
ये तीनों दलों के साथ अल्पसंख्यक जुड़े रहे हमेशा। अब ये कहां नजर आते हैं? जेडीयू के साथ भी अल्पसंख्यक नजर आएंगे। आज राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंचे और राहुल गांधी ने जो ताबड़तोड़ हमले शुरू किए और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंटर में लिया, तो उससे बीजेपी बहुत ज्यादा अखबाई हुई नजर आई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने नाचने की बात कही थी राहुल गांधी ने, तो वो तो राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की आर्काइव में ही कम से कम 150 वीडियो होंगे जिसमें नरेंद्र मोदी नाच रहे हैं, कभी सींग लगाकर नाच रहे हैं, कभी ढोल बजा रहे हैं, कभी बांसुरी बजा रहे हैं। इस तरीके के कम से कम 150 वीडियो होंगे। आदिवासियों के बीच जा रहे हैं तो वहां नाच रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं तो वहां नाच रहे हैं, तो 150 से ज्यादा वीडियो होंगे। तो वो सब भी काहे के लिए करते हैं नरेंद्र मोदी? तो भारतीय जनता पार्टी को सब पता है कि वो नरेंद्र मोदी क्यों नाचते हैं। ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अगर इतनी ज्यादा परेशानी हो रही नरेंद्र मोदी को नाचने की बात कह दी तो ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। राहुल गांधी ने सीधी सीधी बात कही कि वोटों के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करेगा। सीधी सीधी बात ये थी, मतलब दो टूक बात ये थी कि नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी करेंगे, अगर नाचना पड़े तो नाचेंगे भी। तो इसका भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि क्या नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी 18 घंटे वोटों के लिए काम नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी अस्वीकार कर दे इसको, कह दे कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए 18 घंटे काम नहीं करते हैं, नाकारा है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के किसी काम के नहीं है, कहे भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहने का साहस भारतीय जनता पार्टी में राजीव जी नहीं है। दूसरा राजीव जी, एक जो बात आपने मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कही, मुझे लगता है पहले उस पर बात कर ली जाए, फिर बाकी चीजों पर बात की जाएगी। देखिए, अभी तक बिहार में मुस्लिम मतदाता बचता रहा था और मुस्लिम मतदाताओं के बचने का लाभ जो था वो भारतीय जनता पार्टी को सीधा और परोक्ष रूप से, मतलब दोनों तरीके से मिलता रहा था, पर्दे के पीछे से, पर्दे के सामने से भी। पर्दे के सामने इस तरीके से पटता था तो जहां लड़ाई होती थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां उसको लाभ मिलता था। और आप देखिए कि सीमांचल से भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती थी। और पर्दे के पीछे से लाभ ये मिलता था कि मतदाता बटता था, मुस्लिम मतदाता, तो जेडीयू और कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी चला जाता था, तो जेडीयू को मिलता था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता था मुस्लिम मतदाताओं के बटने का। आज परिस्थितियां राजीव जी बिल्कुल बदली हुई हैं। मुझको लगता यह है कि बिहार में मुस्लिम मतदाता खासतौर से किसी भी हाल में अब बटता हुआ दिखाई नहीं देगा। नीतीश कुमार भले ही कितना भी राग लापते रहे अपने सेकुलरिज्म का, लेकिन अब वो नीतीश कुमार को बटने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। और जो जाता भी था नीतीश कुमार को नहीं जाएगा। और उसका कारण बहुत साफ है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वक्फ कानून पास करवाया और उनके लोगों ने जिस तरीके की बातें की, उसके बाद अब अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि साहब वो मुसलमानों का वोट ले लेंगे, तो ये उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। और नीतीश कुमार इस बात को राजीव जी समझ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपने मुस्लिम विधायकों के और अपने नेताओं के टिकट काटे और सिर्फ 4 टिकट दिए हैं। ये सिर्फ नाम मात्र के लिए दिए हैं नीतीश कुमार ने, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और राजीव जी, इसीलिए अब मुस्लिम मतदाता वहां पटता हुआ किसी हाल में दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जो बांटने की कोशिश बीजेपी चाहती है, कराना चाहती है, वो चाहती है ओवैसी के जरिए, कि नीतीश कुमार फेल हुए तो ओवैसी के जरिए मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन कराया जाए। तो ओवैसी भी अगर मुस्लिम मतदाता को काट कर ले जाएंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा फायदा होगा। लेकिन राजीव जी, ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ बीजेपी को ही आती है, मुसलमान जो है बेवकूफ है। तो बीजेपी अगर ये सोचती है तो ये उसकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मतदाता समझदार है, खासतौर से बिहार का मतदाता बहुत ज्यादा समझदार है। उसको भी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि ओवैसी साहब, इसी समय उपचुनाव हो रहा है बंजारा हिल्स का हैदराबाद में, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं और बिहार में आगे 32 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो भाई, जहां आप रहने वाले हैं वहां उपचुनाव हो रहा है, वहां आपका कैंडिडेट क्यों नहीं है? और यहां आपके 32 कैंडिडेट क्यों हैं? और 32 कैंडिडेट आप तेलंगाना के चुनाव में क्यों नहीं उतारते हैं भाई? वहां तो सरकार बना सकते हैं कि 32 कैंडिडेट आप उतार दे। तो अगर एक विधायक वाला मधु कोड़ा झारखंड में राजीव जी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 32 विधायक अगर ओवैसी साहब तेलंगाना से ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं ओवैसी साहब। तो तेलंगाना में तो आप लड़ेंगे 8 सीटों पे और बिहार में आके लड़ेंगे 32 सीटों पे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? और वैसे भी ओवैसी साहब पहले यूपीए में थे। किरण कुमार रेड्डी वहां जब मुख्यमंत्री थे, एक जमीन आवंटन को लेकर कोई झगड़ा हो गया, ऐसी चर्चाएं हैं। उसके बाद जो थोड़ा पाला बदल लिया ओवैसी साहब ने। तो ओवैसी साहब कभी भी पाला बदल सकते हैं। बंजारा हिल्स में अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं
तो बिहार में भी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुस्लिम मतदाता कम से कम वहां नहीं बटेगा। और राजीव जी, अगर मुस्लिम मतदाता नहीं बटता है तो भारतीय जनता पार्टी जो मतदाताओं को बांटने की, डिवाइडर इन चीफ हमारे हैं प्रधानमंत्री, उनको कहा जाता है, एक पत्रकार ने, विदेशी पत्रकार ने उनको लिखा था कवर पेज पे, डिवाइडर इन चीफ। तो डिवाइडर इन चीफ जो है बिहार में मुझे लगता है कि बांटने में असफल साबित होंगे, ये समझ में आ रहा है जी। अब राजीव जी, नीतीश कुमार, जी बोलिए जल्दी। एक बात, नीतीश कुमार को लेकर जो बात चल रही है कि नीतीश कुमार जो है वो है और बीजेपी कह रही है, आज राजीव जी अमित शाह ने इशारों में कह दिया है कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, और यानी अपने मतदाताओं को संदेश दिया है। और क्या कहा है अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा है कि लालू जी, नीतीश कुमार के रहते हुए आपके बेटे को सीएम की वैकेंसी नहीं है। अब इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार है तो अगर कोई जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। तो ये संदेश राजीव जी लालू प्रसाद यादव को नहीं दिया है, ये संदेश अपने मतदाता को दिया है कि नीतीश कुमार को हराओ, ये संदेश दिया है। और इससे पहले महाराष्ट्र में संदेश दिए आए हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार चलाने की स्थिति में उसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, ये संदेश दिए आए हैं। तो महाराष्ट्र का संदेश राजीव जी अमित शाह का दिया हुआ, और आज ये कहना कि नीतीश कुमार के रहते हुए लालू जी के बेटे के लिए सीएम की वैकेंसी नहीं है, ये साफ तौर पर बताता है कि अंदर क्या चल रहा है एनडीए में, और नीतीश कुमार इसीलिए सजग हैं। और जो फर्राह शाकिब जी कह रहे थे, मैंने भी राजीव जी बताया था 2-3 दिन पहले कि ये जितनी जेडीयू इसकी चिराग पासवान वाली सीटें हैं उन पर ये नारा चल रहा है कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। तो ये साफ तौर पर चल रहा है कि अगर चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलाकर भी नीतीश कुमार से ज्यादा हो गए और कोई परिस्थिति बनी मुख्यमंत्री बनाने की, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो इसलिए अब नीतीश कुमार का हर प्रयास ये होना चाहिए, होगा भी, मुझे लगता है वो संदेश दे भी रहे होंगे, जैसा कि फर्राह बता भी रहे हैं, कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाया जाए। भले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो एनडीए का, उसका इंडिया गठबंधन का बन चुके तेजस्वी यादव, उनको फायदा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को या चिराग पासवान को फायदा हुआ तो सीधा सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। राजीव जी साकिब जी के पास आता हूं जरा। फर्राह साकिब जी, ये बताइए कि इस बार अल्पसंख्यक मतदाता, खासकर मुस्लिम मतदाता, उनकी, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, बातें होती होंगी, उस कम्युनिटी से आप आते भी हैं, क्या अभी भी बंटवारा है या इस बार थोड़ा इंटैक्ट नजर आते हैं ये पूरी कम्युनिटी? अनम्यूट कीजिए। आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। तब तक प्रशांत जी के पास आता हूं जल्दी से। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं? एक बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम बहुल जो एरिया है बिहार का, लगभग 51 सीटें, 51 में से 35 सीटें 2020 में, हाँ आ रही है। चलिए पहले फर्राह शाकिब जी को सुनते हैं, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी। नंदू भैया जो अभी कह रहे थे कि पहले 2005, 2010, 2015 में तो महागठबंधन ही था, 2020 में मुस्लिम वोटों का डिवीजन हुआ। ये जरूर है कि एक बड़ा हिस्सा आरजेडी को गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमानों का वोट नीतीश जी को नहीं मिला। नीतीश जी को मिला, बीजेपी को भले ही नहीं मिला, लेकिन नीतीश जी के उम्मीदवारों को मिला। लोकसभा में भी मिला, बीच में जो 2 लोकसभा चुनाव हुए, जब 2014 में नीतीश जी अकेले चुनाव लड़े, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, तब भी मुसलमानों ने नीतीश जी के उम्मीदवारों को वोट दिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि इस बार मुसलमान इंटैक्ट है, क्योंकि मुसलमानों के सामने डू एंड डाई की सिचुएशन है। मुसलमान अपने सामने देख रहा है उत्तर प्रदेश की हालत, मुसलमान देख रहा है राजस्थान की हालत, मुसलमान देख रहा है उत्तराखंड की हालत, मुसलमान देख रहा है हिमाचल प्रदेश के, माफ कीजिएगा, वो मध्य प्रदेश की हालत। जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां मुसलमान देख रहा है कि उसकी क्या हालत है, कि एक चेन स्नैचिंग के मामले पर उसको ऑपरेशन लंगड़ा चला के उसके पैर में गोली मार दी जाती है। एक कोई मुकदमा होता है, उसका मार्केट गिरा दिया जाता है। एक कोई मुकदमा थाने में कोई लंपट जाके 50 रुपए दे के लिखवा के आता है, उसका घर गिरा दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है।
मॉब लिंचिंग वगैरह की बात, वो तो पिछले 10-11 साल जब से मोदी जी आए तब से चल रहा है मामला। लेकिन मुसलमानों के साथ जो सेकंड क्लास सिटीजन का जो बिहेवियर किया जा रहा है, और वो भी उसमें पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है कि आप कहीं पर आई लव मोहम्मद लिख देते हैं तो आप पर केस हो जाता है, आप अपने घर में 5 लोगों के साथ नमाज पढ़ लेते हैं तो आप पर केस हो जाता है। तो अब मुसलमानों को लग रहा है कि अगर बीजेपी बिहार में आ जाती है, क्योंकि देखिए नीतीश जी पर फिर भी मुसलमानों को भरोसा होता था, तो मुसलमान भी अब यही सोच रहा है, जिस तरह नीतीश जी का कोर वोटर सोच रहा है उस तरह मुसलमान भी यही सोच रहा है कि एनडीए को बहुमत आने की स्थिति में अब नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। अब बीजेपी अपना कोई पर्ची मुख्यमंत्री बिठाएगी, चाहे वो शाखा से निकल के आया हो चाहे वो कहीं से आया हो, लेकिन होगा पूरा कंट्रोल बीजेपी का। और जब बीजेपी का कंट्रोल होगा तो सत्ता फिर उसी तरह चलेगी, बुलडोजर मॉडल से चलेगी, इनकाउंटर मॉडल से चलेगी, ठोक दो मॉडल से चलेगी, और उसके निशाने पर सबसे ज्यादा दलित और मुसलमान होंगे। और खास के वो मुसलमान जो थोड़ा सम्राट है, वो मुसलमान जो थोड़ा वोकल है। तो मैं तो अपने लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे घर में बुलडोजर चल जाए तो जाकर के दीजिए एनडीए को वोट या अपना वोट बांटिए। मेरा घर तो पहले ही निशाने पर होगा, प्रशांत सर भी बताएंगे, हम तो ये बताएंगे, एक मुकदमा होगा और बुलडोजर तय है मेरे घर पे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ऐसे ही बवाली बोलते हैं सब भाजपा वाले बिहार में, मतलब मेरे अपने शहर में। तो हमारे जैसे लोग निशाने पर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो इस बार मुसलमानों ने एकदम ओवैसी को खारिज कर दिया। ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट बचा ले जाए वही उनके लिए गनीमत हो जाएगी, बाकी उम्मीदवारों की तो आप छोड़ दीजिए। जन स्वराज के उम्मीदवारों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है मुसलमानों में, इक्का दुक्का जगहों पे अगर आप छोड़ दें। वहां जैसे जहां के महागठबंधन ने भी उसी दक्षिणपंथी विचारधारा से आने वाले लोगों को टिकट दिया, जैसे कटिहार सदर की सीट है। कटिहार सदर की सीट पर आरजेडी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो पूरे सीमांचल के इलाके में विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा फाइनेंसर है, तो ये इससे भी गुस्सा है। तो वहां जनस्वराज के उम्मीदवार जो है मुसलमान है, उनका थोड़ा पलड़ा भारी दिख रहा है। तो इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दे तो ऑल ओवर 243 सीट पर मुसलमान जहां जितने प्रतिशत संख्या में है वो अपना वोट डिवाइड नहीं करेगा, चाहे वो नीतीश जी का उम्मीदवार सामने हो या वो इंटैक्ट है महागठबंधन के। महागठबंधन का सिंबल मतलब आईपी गुप्ता का सिंबल हो, लेफ्ट की किसी पार्टी का सिंबल हो, कांग्रेस का सिंबल हो, लालटेन हो, जो भी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आप पिछली बार मुझसे पूछना चाह रहे थे और हम थोड़ा सा ये हो गए थे। देखिए राहुल गांधी जी ने जो आज अपने भाषण में जो बातें कही हैं, तेजस्वी ने अलग ट्रैक लिया है, राहुल गांधी ने अलग ट्रैक लिया है। हम लोग ये आकलन कर रहे थे कि बार बार ये बोल रहे थे कि वोट चोरी का मुद्दा पीछे चला गया है, एसआईआर का मुद्दा पीछे चला गया है, सामाजिक न्याय का मुद्दा पीछे चला गया है। आज राहुल गांधी जी ने उन सभी मुद्दों को वापस बिहार के विमर्श में लाकर के खड़ा किया है। तेजस्वी ने अपनी बात रखी कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे, क्योंकि परफॉर्म तेजस्वी को करना है। हम आएंगे तो नौकरी देंगे, हम आएंगे तो 500 का सिलेंडर देंगे, हम आएंगे तो माई बहन सम्मान योजना देंगे, हम आएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो फॉर्म भरे जाते हैं उसका शुल्क हटा देंगे। ये तमाम बातें उन्होंने की है। राहुल गांधी ने पैन इंडिया इश्यूज जो है, इंडिया ब्लॉक के इश्यूज जो है, उसमें संविधान सुरक्षा का मामला भी है। आप अभी कह भी रहे थे कि राहुल गांधी ने यह दिखाया संविधान पर हमला होगा, और संविधान पर हमला कब होगा? जब आपकी वोट चोरी होगी तो भी संविधान पर हमला होगा, जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपकी जमीनें छीन के अडानी को दी जाएंगी, तब भी संविधान पर हमला होगा। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने फिर से विमर्श में लाया और उन्होंने बताया महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, हरियाणा में वोट चोरी हुई और बिहार में भी ये लोग वोट चोरी की पूरी कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की सरकार नहीं बने। तो ये मुद्दा तो फिर से एक बार चर्चा में आ गया। आज के राहुल गांधी के और तेजस्वी के भाषण की यही खासियत रही कि दोनों ने अपनी अपनी लाइन लेंथ ली, और मुझे लगता है आगे जब भी उनकी ज्वाइंट रैली होगी दोनों यही लाइन पकड़ेंगे। अब जैसे कल राहुल गांधी की सभा नालंदा में होनी है और बरबीघा में होनी है। बरबीघा वो सीट है राजीव भाई जो पिछले बार कांग्रेस महज 112 वोट से हारी है, सिर्फ 112 वोट से बरबीघा की सीट हारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही चुनाव हारे और सुदर्शन जो जेडीयू के उम्मीदवार थे वो जीते हैं। अभी सुनील शुक्ला सर बता रहे थे नालंदा में 7 सीटें हैं और जिनमें से 5 पर जेडीयू का कब्जा है और 1 पर आरजेडी, इस्लामपुर में आरजेडी है, बिहार शरीफ में बीजेपी है। बाकी जो सीटें हैं नालंदा, हरनौत, राजगीर, हिलसा और वो एक और सीट है उसमें अस्थावा, इन सब पर जेडीयू का कब्जा। हिलसा की सीट 12 वोट से हारी है आरजेडी
शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता है, हिलसा की सीट नालंदा लोकसभा में आती है, महज 12 वोट से हारे हैं वो। तो ये ऐसी सीटें हैं। तो राहुल गांधी कल नालंदा सीट पर होंगे। नालंदा में जेडीयू के उम्मीदवार हैं श्रवण कुमार, जो मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, समता पार्टी वाले ब्लॉक के नेता हैं वो। और सामने दिया है कौशलेंद्र कुमार को कांग्रेस ने टिकट। तो कौशलेंद्र जी के लिए प्रचार करेंगे राहुल गांधी। और बरबीघा में गजानन शाही का टिकट पता नहीं, मुझे नहीं लगता क्यों काटा गया। मेरे पास अब लवरू साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि जो उम्मीदवार 112 वोटों से हारा है चुनाव, उसका टिकट काट के आपने कोई नया उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और बगहा और रीगा की सीट पर जो उम्मीदवार 35,000 वोटों से पिछला चुनाव हारा कांग्रेस का, उसके टिकट को आपने रिपीट कर दिया है। तो ये एक बड़ी पहेली है। ये अंदर की का क्या स्ट्रेटेजी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वहां उम्मीदवार बदल दिए गए हैं कांग्रेस के। 12 उनके पक्ष में राहुल गांधी जी प्रचार करेंगे। उसके बाद फिर 2 नवंबर को उनकी खगड़िया में सभा है, कोसी बेल्ट में जाएंगे, सीमांचल जाएंगे, कस्बा भी जाएंगे, वो पूर्णिया भी कदवा जाएंगे जहां से सुशील साहब आते हैं जी, वो सब 5 को पूर्णिया जा रहे हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इधर राहुल गांधी धुआंधार अपनी यात्रा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच गई हैं। वायनाड में 2 दिन रहेंगी, कुछ सभाओं को संबोधित भी करेंगी। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी 1 तारीख से वो भी बिहार में हैं। प्रियंका के को लेकर भी खबर आ रही है कि वो भी बिहार में है। भाई 9 तारीख को जो प्रचार का अंतिम दिन होगा, दोनों मतलब 11 को जो दूसरा चरण है उसके अंतिम दिन जो 9 तारीख को प्रचार का होगा, उसमें महागठबंधन की एक ज्वाइंट बड़ी रैली प्रस्तावित है। अब वो किस इलाके में होगी अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो एक बड़ी संयुक्त रैली होगी जिसमें सभी नेता मौजूद रहेंगे। जी जी देखते हैं। लेकिन चुनाव परवान चढ़ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जल्दी से प्रशांत जी, समय कम है, अब 10 मिनट का समय बचा है। आप तीनों के पास आता हूं जल्दी से। सवाल ये है, जिस सवाल के साथ मैं फर्राज शाकिब जी के पास गया, जिस सवाल के साथ अमलेंदु जी के पास गया, यहां वोटों का बंटवारा बिहार में बहुत होता रहा है। इस बार क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? राहुल गांधी की आज की जो ये यात्रा थी, आज की जो सभाएं थी, उसके बाद अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी। 2020 में जब राहुल गांधी गए थे और तेजस्वी थे, और 2025 में तेजस्वी और राहुल गांधी जब वापस आ रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है इस पे बात करेंगे। और एक जो बात आई चर्चा में कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, इसकी जरा अंदर की कहानी बताएंगे कि इस बार ये क्या कमाल दिखाएगा, ये मामला क्या है। लेकिन जो क्योंकि चर्चा आ गई ओवैसी साहब की, और आपको याद होगा कि हम लोग तेलंगाना में साथ साथ थे, और एक वहां पे सीट है गोशा महल जी, हैदराबाद। और गोशा महल में जो विधायक हैं टी राजा सिंह, सबसे ज्यादा जहरीले, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक, सबसे ज्यादा नफरती भाषण वो देते हैं, गाली गलौज तक बोल देते हैं माइक पे रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ। उस गोशा महल सीट से सब जगह लड़े थे हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी। गोशा महल में टी राजा सिंह को वॉक ओवर दिया था। उस सीट पे ओवैसी साहब की पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं था, जहां का नेता और कैंडिडेट सबसे ज्यादा नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहा था गोशा महल के विधायक जो टी राजा सिंह है। अब आते हैं जी आपकी बात पे। देखिए, राहुल गांधी 2025 में जब बिहार में है तो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस उस भंवर से निकल गई है जहां वो 55 और 45 या 44 सीट पे फंसी हुई थी। वहां से निकल के कांग्रेस अब 3 फिगर पे है, और महागठबंधन यहाँ पे है, और इंडिया गठबंधन बन चुका है राष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साझा यात्रा करते हैं। और इसके पहले राहुल गांधी कम से कम मुझे याद आ रहा है कि 6-7 बार तो संविधान सम्मान सभाओं में, समारोह में गए बिहार में पिछले 1-1.5 साल के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद। उन सभाओं में कौन लोग आते थे? उन सभाओं में वो तमाम सारे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग आते थे जो एक्टिविस्ट हैं, जो उस समाज के नेता हैं,
और वो सारे लोग, मतलब आप ये मानिए कि जिस हॉल में राहुल गांधी का भाषण होता था, उस हॉल की सीट में अगर 200 लोग बैठे हैं तो उसको, उन 200 को आप कम से कम 200-2000 से मल्टीप्लाई करें, इतना तो इन्फ्लुएंसर्स वहां पे आते थे जो इस समाजों के हैं, और वो लगातार जा रहे थे। तो वो विमर्श लगातार राहुल गांधी गया है वहां पे। और दूसरा कि अब जब तेजस्वी के साथ यात्रा की 14 दिन की उसकी, और अब तो राहुल गांधी अब 2020 वाले राहुल गांधी नहीं है, 2025 में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों में काफी यात्रा की है, काफी आगे बढ़े। 2020 में जब मोदी जी गए थे तो 303 सीटें 2019 में जीत कर गए थे। इस बार जब वो बिहार जा रहे हैं तो उनके पास 2 बैसाखियां हैं, जिसमें एक बैसाखी बिहार की है जी। ये बेसिक अंतर है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि चुनाव में पड़ेगा। अब जो मैंने कहा था कि तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर, पिछली बार चिराग पासवान सब सीटों पर चुनाव लड़ गए थे, 100 से ज्यादा सीटों पे, और उनको बीजेपी ने खड़ा किया था। नतीजा क्या हुआ कि जेडीयू 71 से 43 सीट पे आ गई। 33 सीटें, 33 सीट्स ऐसी हैं जो जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी की वजह से हारी थी। 28 सीटों पे राजीव जी उनका जो डिफीट का मार्जिन था जेडीयू का, वो जितना वोट उनको मिला था चिराग पासवान की पार्टी को, उससे ज्यादा वोट मिला था चिराग पासवान को, यानी उनका वोट कट गया था और वो चुनाव हार गए थे। 5 सीटें तो ऐसी थी जहां पे जेडीयू नंबर 3 चला गया, और वहां पे नंबर 2 जो है वो चिराग पासवान की पार्टी थी। तो भले ही वो 1 सीट जीते थे एलजेपी उस वक्त, लेकिन उन्होंने 33 सीटें जेडीयू को हराई थी। तो जेडीयू क्या इस बार ये काम नहीं करेगा? तो ये जो तीर और लालटेन का जो ये नारा चला है कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, इसका जो अदावत है, इसकी जो कहानी है वो 2020 से है, और इसको हम लोग 14 नवंबर को फिर देखेंगे कि इसने क्या किया। मेरा अंदाज है कि ये जो समता पार्टी वाला जो जेडीयू है वो इसका इंतजाम करेगा कि पिछली बार का हिसाब किताब, कोई कार्यकर्ता तो लड़ता है ना राजीव जी, उसको मालूम होता है दर्द, और उसने वो दर्द देखा है कि किस तरीके से 33 सीटों पे जेडीयू हारा था चिराग पासवान की वजह से। जी राजीव जी सुनील जी, कैसे आप देखते हैं ये जो जेडीयू की बात और खासकर जो मुस्लिम मतदाताओं के विभाजन की बात है आज के दौर में, और जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये 2020 का चुनाव नहीं है, 2025 का चुनाव है। राहुल गांधी एक नहीं 2 यात्राएं कर चुके हैं, संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है, आज भी जिंदा है, और इसके साथ साथ एक और मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है इस देश में, वो है वोट चोरी का, एसआईआर। और इस एसआईआर को लेकर अभी हंगामा मचा हुआ है। अभी 4 तारीख को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इन सबको सामने रखते हुए अगर विश्लेषण करें तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको बिहार के इस चुनाव में? जो अल्पसंख्यक मतदाता, मुसलमान मतदाता है, वो तो बिहार में बहुत कंसोलिडेट हुआ है, जिसमें एसआईआर भी एक कारण है। एसआईआर के माध्यम से संदेश गया कि उसके समूह का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, जानबूझ के हटाया जा रहा है। यह आंकड़े उनके सामने है, और उनको यह है कि अगर वो एकजुट होकर के मतदान नहीं करेंगे, बिखराव अगर उनके मतों में होगा, तो फिर उनकी संगठित ताकत का प्रदर्शन नहीं हो सकता, उनमें तो कोई विभाजन नहीं हो रहा है। और यह एमआईएम के साथ भी, एमआईएम को नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं 2005-2010 का मैं गवाह हूं, मैं कह सकता हूं कि अल्पसंख्यक मतदाता नीतीश कुमार के साथ था, सिग्निफिकेंट संख्या में था। ऐसा भी नहीं था कि कोई छोटी मोटी संख्या में। एहसास होता था कि मुसलमान मतदाता नीतीश कुमार को पसंद कर रहा, उनके साथ गया था और आरजेडी का साथ छोड़ा था उसने। लेकिन 2020 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ा, और इस बार तो जबरदस्त तरीके से है कि मुसलमान मतदाता तो पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है।
और उसका बड़ा कारण कांग्रेस है, कांग्रेस की मौजूदगी है। अगर कांग्रेस उस गठबंधन से अलग हो जाए तो फिर मतदाताओं में बिखराव हो जाएगा, खासतौर से मुसलमान मतदाताओं में जी मतदाताओं का बिखराव होगा। वह जो सवर्ण मतदाता नीतीश कुमार के साथ जाता रहा है, खासतौर से भूमिहार समुदाय के लोग, उनमें बिखराव है, उनमें नाराजगी है इस बार, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बिखराव को, इसका आप स्वयं सोचिए ना कि जिस राज्य में सामाजिक सशक्तिकरण मुख्य मुद्दा है, वहां भारतीय जनता पार्टी 40 उम्मीदवार सवर्ण बनाई हुई है 101 में। ये क्यों कर रही है? वो इतनी बड़ी संख्या में क्यों उसने उम्मीदवार खड़े किए? क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका सवर्ण मतदाता भी खिसक सकता है ये कांग्रेस की मौजूदगी के कारण। तो बिखराव इस समय जो दिख रहा है वो एनडीए के मतदाताओं में है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी की मौजूदगी से, जो मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी की मौजूदगी से जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसकी विश्वसनीयता मजबूत होती है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं किया। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जो 10 दिन बाद जाकर उन्होंने उसको वापस ले लिया हो, या अपने शब्दों में हेरफेर कर दिया हो, या उन मुद्दों से वो हट गए हो। साल भर पहले जो उन्होंने बात कही थी आज भी वैसी बातों कर रहे हैं। 2 साल पहले जो उन्होंने बात कही थी आज भी वही बात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था आज भी बिहार में उन्हीं मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, और जो आरोप उन्होंने एनडीए पर लगाए थे आज भी लगा रहे हैं कि क्यों अडानी को और अंबानी को किस तरीके से सरकार प्रोत्साहित कर रही है, और जो स्थानीय युवा है उनके रोजगार को किस तरीके से नकारा जा रहा है। तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल नैरेटिव विश्वसनीयता के लेवल पे है लोगों के बीच में, इसलिए राहुल गांधी की उपस्थिति मजबूत हो जाती है। अब उनके आने से जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है वो विश्वसनीय बन जाता है। इसलिए अल्पसंख्यक मतदाताओं में कोई बिखराव नहीं देखता। और जितने लोगों से मैंने विभिन्न जिलों में बात भी किया बिहार में, वो कहते हैं कि नहीं, उसमें कोई बिखराव नहीं है। एक सबसे बड़ा बिखराव का संकट है वो है एबीसी, जिसको नीतीश कुमार ने बड़े मजबूती से तैयार किया। उसमें बिखराव की संभावना देखी जा रही है कि वो जाकर महागठबंधन के साथ जा सकता है, क्योंकि एबीसी को ये लग रहा है जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संविधान बचाओ अभियान, कि बीजेपी के मजबूत होने से उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो कमजोर होगा। यह धारणा लोगों के मन में घर कर रही है। तो ये आप यह कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक मतदाताओं में कोई बिखराव नहीं है, और होगा नहीं भी नहीं। जो एमआईएम को जो सफलता मिल गई थी 2020 के चुनाव में, दूर दूर तक उसकी कोई आशंका नहीं है। यह एमआईएम भी इस बात को महसूस कर रहा है, और शुरू से महसूस कर रहा है। अगर उसको अपनी ताकत पे एहसास का भरोसा होता तो महागठबंधन में शामिल होने की बात क्यों करते हो जी? वो महागठबंधन में लगातार शामिल होने की बात क्यों कर रहे थे? अपनी ताकत पर लड़ते जैसे 2020 में लड़े थे वो। लेकिन इस बार तो गठबंधन में शामिल होने का प्रयास करते रहे, लोगों ने उनको नहीं माना। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे, नहीं माना। क्यों है ये? इसलिए कि आपकी अपनी ताकत नहीं लगी, आपका समर्थक वर्ग आपका साथ छोड़ के चला गया। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वहां 2 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है जी। उसको गैर भाजपा मतदाताओं में बिखराव करना है। अब भाजपा की कौन सी ताकत है? पूरे उत्तर प्रदेश में तो आपकी कोई ताकत ही नहीं है। आप चले गए बिहार में लड़ने के लिए चुनाव, तो जो अभी एमआईएम तेलंगाना में आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो सबसे आक्रामक तरीके से सांप्रदायिकता की बात करता है तमिलनाडु में, टी राजा सिंह, उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े करते, चले आते हैं बिहार में चुनाव लड़ने। तो क्या लोगों को महसूस नहीं होता? बिहार का मेरा अपना मानना है कि आज बिहार का जो आम मतदाता है वह किसी राजनीतिक ताकत को मजबूत करने के लिए नहीं है। वह या तो एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है। अब सवाल केवल है कि अपने अपने मतदाताओं को महागठबंधन अपने मतदाताओं को अपने साथ कितना जुड़े रख सकता है। उसे बिखराव की संभावना तभी हो सकती है जब नीतीश कुमार बहुत मजबूत हो जाए, जो जिसके संभावना दिखती नहीं है। दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। तो महागठबंधन का जो मतदाता है वो एनडीए में क्यों जाएगा? अब केवल सवाल यह है कि एनडीए का जो मतदाता है उसमें कितना बिखराव होगा, और उसमें बिखराव की संभावना इसलिए दिखाई पड़ती है कि नीतीश कुमार की कमजोर होती हुई ताकत।
नीतीश कुमार की कमजोर होती हुई दखल, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, भारतीय जनता पार्टी का एक ताकत के रूप में उभरता हुआ स्वरूप, ये तो तथ्य है, इसे कोई इनकार कर सकता है क्या? जनता दल यूनाइटेड के लोग भारतीय जनता पार्टी की ताकत से अपने आप को कमजोर मानते हैं। जितनी बीजेपी मजबूत होगी, जेडीयू कमजोर होती चली जाएगी। ये जनरल परसेप्शन है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। माने वो जेडीयू जो समता पार्टी जेडीयू है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। संजय झा साहब वाले जो जनता दल यूनाइटेड, उसकी बात नहीं है। ये तो उसी एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिनको नीतीश कुमार ने बढ़ाया है 2005 से लेकर के 2020 तक और आज तक, वह उस मतदाता वर्ग में असंतोष है। और यही स्थिति बीजेपी वाले में है। बीजेपी के तो आंकड़े आ चुके हैं कि 2020 के चुनाव में भी जिन मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया, उसमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसे जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं दिया। अगर जनता दल यूनाइटेड का पूरे स्टेट में, अगर बीजेपी का मतदाता पूरे स्टेट में जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया होता तो 43 सीट मिलती है नीतीश कुमार को। कौन सा वर्ग था इससे वोट नहीं दिया उनको जी? क्यों इतनी संख्या कम हो गई? तो ये तो मतलब सिद्ध तथ्य, फैक्ट है। और वही स्थिति चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान को लोग, जनता दल यूनाइटेड को लोग मानते हैं कि चिराग पासवान भारत जनता दल यूनाइटेड के लिए घातक है। चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड को कमजोर, और वो हमेशा कहते भी रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड का आदमी क्यों चला जाएगा चिराग पासवान को देने के लिए? कहां दिखाई पड़ रहा है वो? और आप जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जिन इलाकों में चिराग पासवान के वोटर हैं, वहां पे एनडीए के मतदाताओं को गठबंधन के साथ बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो उनको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू का मतदाता चिराग पासवान के साथ जाता दिख नहीं रहा। क्यों जाएगा वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, प्रेम कुमार जी, आपके साथ भी समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी क्या अभी पिक्चर बाकी है वहां की सियासत में? प्रेम कुमार जी, बिहार की सियासत में पिक्चर अभी बाकी है? प्रेम कुमार जी, आवाज आ रही है? राजीव जी, आ रही है। थोड़ी नेटवर्किंग की इशू है, लेकिन कभी मैं जल्दी में कुछ बातें बोलता हूँ। देखिए, पिक्चर अभी बाकी है। बिहार के चुनाव में पिक्चर बाकी है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और स्ट्रांग होना बाकी है। और मुस्लिम वोट्स को लेकर के जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक बात बोलना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट्स मैक्सिमम पोलराइज कब हुआ था? जब 2015 में जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस सबका मजबूत गठबंधन बना था जी, 87% राइज हुआ था। तो क्या 7% वोट इस बार पोलराइज होने वाले हैं? तो इसमें डाउट है, इसमें पक्का मुझे लगता है जमीनी स्तर पर डाउट है। इसके कई कारण हैं, लेकिन ये पोलराइज हो सकता है, ऐसा नहीं कि संभावना खत्म हुई है, लेकिन अभी नहीं है। और जैसे AIMIM के बारे में बात होती है, तो फिर भी आम मुसलमानों से बात कीजिए तो असदुद्दीन ओवैसी को इकलौता मुस्लिम नेता मानते हैं कि जो मुसलमानों के लिए बोलता है। ये बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार को जिताना या महागठबंधन को हराना, ये क्या सही होगा? यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन मुसलमान विवेक के हिसाब से लेते हैं। यहाँ ये वो चेकिंग पॉइंट है। तो इस बार चूंकि वक्फ जैसा मुद्दा भी आया था, तो नीतीश कुमार भी अगर मुसलमान उम्मीदवार देते हैं तो क्या नीतीश कुमार को भी परखा नहीं जाना चाहिए? ये एक और मुद्दा है जो मुसलमान उसको अपने विवेक से तय करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एक लोकल फैक्टर्स भी होते हैं जो देख रहे हैं। जैसे मैं नवादा में आज रहा दिन भर, तो नवादा में कामरान को जो गोविंदपुर विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया, इसका बहुत रिएक्शन है। और कामरान जो है मतलब टक्कर में है, वहां मुस्लिम उनके पीछे पोलराइज है। तो ऐसे कुछ लोकल फैक्टर्स होंगे जहां मुस्लिम वोट थोड़े बटेंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 87% वाला पोलराइजेशन अभी नहीं दिख रहा है। इसके लिए महागठबंधन को और जोर लगाने की जरूरत होगी।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यहां दो बातें, एक वक्फ की बात आप कर रहे थे, वक्फ का मुद्दा अभी बाकी है, उस पे अभी इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में वक्फ को लेकर यहां पर जो अपनी बातें रखी हैं, न सिर्फ वक्फ बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो बातें कही गई हैं इस घोषणा पत्र में, तेजस्वी प्रण पत्र जो है उसमें, वहां वो भी एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर दिखेगा आने वाले समय में। दूसरा, जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात आती है, तो अब 2020 और 2025 में बहुत पानी बह चुका है गंगा, कोसी, गंडक, सोन, सारी नदियों में बहुत सारे पानी बह चुके हैं। इसीलिए यहां पे अब आज की तारीख में, और जो आप आखिरी बात, न सिर्फ आप बल्कि फराज शाकिब जी भी कह रहे थे कि लोकल इश्यूज हैं, लोकल मुद्दे हैं, जहां दो चार कैंडिडेट इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस ये चुनाव बिल्कुल ओपन है। अल्पसंख्यकों को क्या करना है, मुसलमानों को क्या करना है, और 2020 और 2025 के बीच क्या कुछ हुआ है, और ये सारी चीजें अब क्लियर हैं। यहां कुछ भी, और जो राहुल गांधी जहां से शुरुआत की थी वहीं खत्म करके इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। राहुल गांधी ने जो नाचने वाली बात कही नरेंद्र मोदी के लिए, कि उनको अगर तुम कहो, आप कहो कि वोट के लिए आकर इस स्टेज पे नाचें, तो वो नाच भी देंगे उनको, क्योंकि वोट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कुछ भी हो जाए, आप पीएमओ जाएं या ना जाएं, नरेंद्र मोदी एक बार पीएमओ जा रहे थे तो ब्रेकिंग खबर आई थी, मुझे याद नहीं है, प्रशांत जी आपको याद है कि उसके बाद पीएमओ की ब्रेकिंग खबर आई। यानी प्रधानमंत्री पीएमओ न जाएं, लेकिन चुनावी स्टेज पे जरूर जाएं। विदेश अभी जाना था, आसियान के सम्मेलन में नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके लिए स्टेज सजाया जा रहा था यहां छठ पूजा का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात होगी। बात यह भी होगी आने वाले समय में, आप याद कीजिए, अभी पिंडदान के लिए गया जी जाने वाले थे प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं गए। 2 कार्यक्रम उनके अभी पिछले 2 महीने में रोक दिए गए। क्या कारण है? पिंडदान का कार्यक्रम और फिर छठ का कार्यक्रम। आखिर क्यों?